हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर सिक्स का व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। वी इन इंडिया प्राइड आवरसेल्व्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हमें इंडिया के हम लोग हैं, हमें किस चीज़ का हमें गर्व है, अभिमान है कि हमारा देश है जो उसमें डेमोक्रेसी है। जो हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी जिस कंट्री में होती है वहाँ पर लोग राज करते हैं, मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार देश चलता है। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making. इसमें हम इस चैप्टर में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि डिसीजन मेकिंग में इस विचार पर कि जो देश के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेशन and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens। और हर एक सारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास उस देश के लोगों की राय होनी चाहिए किसमें, डिसीजन मेकिंग में। हमारे देश हमें प्राइड है इस बात का कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, या हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी पाई जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग अपने इच्छा के अनुसार देश को चलाते हैं। और इसमें हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना लोगों का इसके बारे में जरूरत। एक तो डिसीजन मेकिंग में द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का जो विचार है उसके बीच में, और सारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें लोगों की राय की जरूरत होती है। मतलब ये निकलता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उसमें जो वहाँ की गवर्नमेंट्स होती हैं जो जब वो डिसीजन लेती हैं तो उसमें लोगों की जो ओपिनियन होती है वो जरूरी होती है। It is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament। कह रहे देश के अंदर लोग डिसीजन मेकिंग में लोगों की पार्टिसिपेशन, ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में लोगों की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की जरूरत। तो इट इज दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस अ डेमोक्रेसी। ये सारे एलिमेंट मिलाकर हमें डेमोक्रेटिक बनाते हैं। दिस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन। और ये विचार कहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस हो सकते हैं, पार्लियामेंट में। मतलब अगर हम कहते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें देश लोगों की इच्छा के अनुसार चलता है। इट मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिसीजन लोगों की ओपिनियन से लेती हैं, उनसे पहले पूछ कर डिसीजन लिए जाते हैं विदेश के। तो लोगों की ओपिनियन की जरूरत है, उसको हम अगर लोगों की ओपिनियन ली जाती है तो हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और जब हम लोगों की ओपिनियन ली जाती है उसमें डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो उसको काम को पूरा कौन करता है, डिसीजन मेकिंग में लोगों की राय को कौन लेता है, पार्लियामेंट। In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government। We will try to see how the parliament, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट एनेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। भी पार्लियामेंट लोगों को इस योग्य बनाती है कि जो इंडिया के लोगों को, जो इंडिया के जो नागरिक है उन लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको इस काबिल बनाती है कि वो पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन लेने में। डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसले, जो देश के लिए फैसले लेने हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। तो कौन बनाता है, वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट कैसे सिटीजन ऑफ इंडिया को एनेबल करती है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें कोशिश करेंगे इस चैप्टर में इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट।
कैसे पार्लियामेंट लोगों को इस योग्य बनाती है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया को इस योग्य बनाती है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। और फिर जब वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सरकार के ऊपर भी नियंत्रण रख सकेंगे, सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जो लोगों की इच्छा के विरुद्ध हो। Thus making it the most important symbol of Indian democracy, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution। इस तरह से क्या बनाया गया है, जो पार्लियामेंट है उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल बनाया गया है इंडियन डेमोक्रेसी का। क्या ये भी कह सकते हैं पार्लियामेंट क्या है, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बना दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट है जो लोगों को इस काबिल बनाती है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं उनको, कि वो देश के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके वो देश की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें। थर्ड मेकिंग इट द, और इस तरीके से पार्लियामेंट को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बना दिया गया है एंड अ की फीचर ऑफ द, और ये जो पार्लियामेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता भी है, आ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये मोटे मोटे तौर पे पॉइंट याद करना है। पार्लियामेंट क्या है, आ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट क्या है, एक तो ये पार्लियामेंट लोगों को एनेबल बनाती है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस तरीके से फिर देश के लोग कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को। और ऐसा काम करने के कारण पार्लियामेंट क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है एंड की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे पढ़ते हैं हम। वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल डिसीजन क्यों लेते हैं, वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल डिसाइड क्यों करते हैं। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1974 और 1947। क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, इंडिपेंडेंट कब बना था, 15 अगस्त 1947 को। ये आपको पता ही होगा आप लोगों को सबको, लेकिन फिर भी एक बार इसको कर लेना। क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब इंडिया इंडिपेंडेंट कब बना था। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated। मतलब ये क्या है, एक लॉन्ग और डिफिकल्ट स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल चला था, जिसमें जो हमारी सोसाइटी के जो भी सेक्शंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जितने भी लोग हैं समुदाय हैं, डिफरेंट जो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए लॉन्ग और डिफिकल्ट स्ट्रगल किया था, और उसमें हमारे इंडिया के सभी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने, यानी कि सभी समुदायों ने पार्टिसिपेट किया था। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making। पीपल फ्रॉम वेरियस, लोग मतलब हमारे इंडिया के अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों ने, मतलब जो अलग अलग तरीके की जातियों के धर्मों के जो लोग हैं, उन्होंने जो आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल हुआ था, संघर्ष हुआ था, देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए जो स्ट्रगल हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया, अगर उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए स्ट्रगल की थी, संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी, तो वो किससे इंस्पायर्ड थे, वो आइडिया ऑफ फ्रीडम से। उनको पता था कि अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। और उसके बाद, क्योंकि अंग्रेज तो हमें फ्रीडम नहीं देते थे, ना ही वो हमें अपने इक्वल समझते थे, और उनको पता था कि अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध स्ट्रगल करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। तो
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का उनका क्या कारण था कि वो दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो उनको पता था कि अगर अंग्रेजों को इंडिया से निकाल देंगे तो उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। देश आज़ाद होने के बाद हम एक समान हो जाएंगे और देश के लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे हम लोग मिलकर लेंगे। अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब कॉलोनियल रूल का मतलब है अंग्रेजों का रूल। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब जब अंडर कॉलोनियल रूल मतलब अंग्रेजों के राज में, द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो जब अंग्रेजों का राज था तो लोग उनके डर में जीते थे, अंग्रेजों के डर के कारण डरे रहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब ही होता है अंग्रेजों की सरकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट जिसने हमारे इंडिया को 347 साल चलाया, देश को हमारे। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार से डर कर रहते थे जब अंग्रेजों का राज था। एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक, और डिड नॉट एग्री, और वो उनके जो भी डिसीजन होते थे उनके साथ एग्री नहीं होते थे। डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट they took. The people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took। और जो अंग्रेज हमारे इंडिया के लिए डिसीजन लेते थे, लोग उसके साथ, उन डिसीजन के साथ, अंग्रेजों के डिसीजन के साथ सहमत नहीं होते थे, एग्री नहीं होते थे। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। कह रहे वो अगर अंग्रेजों, जब हमारे देश में इंग्लिश गवर्नमेंट थी, अगर उनके डिसीजन की को क्रिटिसाइज करते थे हमारे इंडियन लोग, तो क्या होता था, हमारे इंडियन लोगों खतरे में पड़ जाते थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे भारतीय लोगों को बहुत तंग करते थे। हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1974 को। इसके लिए हमारे देश के लोगों को इंडिपेंडेंट हासिल कर, अंग्रेजों से फ्रीडम लेने के लिए देश को क्या होना पड़ा था, देश के लोगों, अलग अलग सेक्शन, जो अलग अलग जातियों के लोग थे तरह हमारे इंडिया में रहते थे, उनको एक लॉन्ग और डिफिकल्ट स्ट्रगल, यानी कि एक लंबा और मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ी थी अंग्रेजों से फ्रीडम लेने के लिए या इंडिपेंडेंट बनने के लिए। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइंट द स्ट्रगल। हमारे इंडिया के अलग अलग जातियों और धर्मों के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्ट्रगल में हिस्सा लिया था। और अगर वो स्ट्रगल कर रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसका कारण ये था कि वे इंस्पायर्ड थे किस आइडिया से? वो फ्रीडम और इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग से वो थे, इंस्पायर्ड थे। उनको ऐसा लगता था कि जब अंग्रेज हमारे देश से चले जाएंगे तो हम खुद अपने डिसीजन खुद लेंगे। तो अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, इंडियन लोगों ने लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल किया था, उसका कारण क्या था? वो इंस्पायर्ड थे फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग से। उनको लगता था कि अंग्रेजों से अंग्रेजों को देश से निकाल कर वो आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, इक्वलिटी मिल जाएगी और वे पार्टिसिपेट कर सकेंगे डिसीजन मेकिंग में। और जब वो कॉलोनियल रूल, यानी कि अंग्रेजों का राज था इंडिया के अंदर, लोग अंग्रेजी सरकार से डरते थे और वो जो अंग्रेजी सरकार डिसीजन लेती थी उन डिसीजन का वो उनके साथ एग्री नहीं होते थे। बट अगर वो उसकी क्रिटिसाइज करते थे तो वो खतरे में पड़ जाते थे, क्योंकि अंग्रेज अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। जो हमारे देश के लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्ट्रगल था, अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी गई, उसको बोलते हैं फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट ने
जो हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, उससे हमारे देश की सिचुएशन चेंज हो गई। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो नेशनलिस्ट थे, जो हमारे देश के मुख्य नेता थे, जो देश से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने खुले में ही अंग्रेजी सरकार को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी सरकार गलत है, वो गलत तरीके से इंडिया के ऊपर कब्जा करके बैठी है और लोगों को तंग करती है। एंड मेक डिमांड्स और उन्होंने नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उनसे डिमांड कर रहे थे कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाएं। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. As far as जब 1885 में इंडियन कांग्रेस बनी थी, अब ये चीज वन वर्ड में आ सकती है। 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, जो आज इंडियन कांग्रेस है, इस ये बनी कब थी? 1885 में। तो 1885 में इंडियन कांग्रेस ने क्या डिमांड करी थी कि मतलब हमारे इंडिया के लोग भी वो होने चाहिए, उनका भी चुनाव होना चाहिए। डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होती है? लेजिस्लेचर विधानसभा भी कहते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट सेम होते हैं। लेजिस्लेचर भी वो करती है, कानून बनाती है, और लेजिस्लेचर को ही हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट क्या है? सेम वर्ड है। लेजिस्लेचर, उन्होंने हमारी इंडियन कांग्रेस जो 85 में बनी थी, उसने क्या डिमांड करी थी कि हमारे जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर में, जो कानून बनाने वाली संस्था है, वो होने चाहिए, चुने जाने चाहिए विद द राइट टू डिस्कस द बजट। इस अधिकार से कि जो देश का बजट बनता है उसके ऊपर बहस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए डिमांड करी थी कि उसके अंदर इंडिया के लोग भी चुनकर जाने चाहिए। जो कानून बनाती थी अंग्रेजों के समय में, जो लेजिस्लेचर जहाँ जो पार्लियामेंट, ये वाली ये लगाओ, ये लेजिस्लेचर और ये वर्ड जो पार्लियामेंट है ये सेम है। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर वर्ड सेम है। तो हमारी 18 जब अंग्रेज इंडिया में थे, हमारे लोगों ने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जब हमारे लोग उनकी डिसीजन को गलत कहते थे तो वो तंग करते थे, इसलिए लोग डरते थे पहले तो। लेकिन बाद में जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने उनकी डिसीजन की आलोचना करनी शुरू कर दी खुले में। और 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने डिमांड क्या करी थी कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट जो कानून बनाती है देश के लिए, उसके अंदर इंडिया के लोग भी होने चाहिए चुने हुए, ताकि बजट के ऊपर डिस्कस कर सकें और क्वेश्चन पूछ सकें, क्योंकि बजट तो इंडिया का ही होता है ना। लेकिन अंग्रेज बजट बनाते थे तो उसमें इंडियन लोग भी होने चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन। कह रहे जब ये एक्ट भी आपने करना है। इस एक्ट के द्वारा क्या मिला था? तो लोगों को परमिशन मिल गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें से कुछ लोग चुन के जाने, इंडिया के चुने हुए लोगों को जो वहाँ जाएंगे लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में, उसकी परमिशन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर में चुन के जाने की परमिशन अंग्रेजों ने दे दी थी। ये कौन सा एक्ट था? ये हमें ये वन वर्ड में भी आ सकता है अगर आपका यूटी होएगा, कि इंडियन लोगों के चुनकर रिप्रेजेंटेटिव्स को जाने की परमिशन कौन से एक्ट के तहत मिली थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists,
While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all the adults to vote, nor could people participate in decision making. जो अंग्रेजों के टाइम की जो लेजिस्लेचर्स थी, जब पार्लियामेंट थी, जो अंग्रेजों ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, तो उसमें जो इन्होंने क्या करा था, अंग्रेजों ने वो रिस्पॉन्स बार इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ नेशनल, जवाब कह दिया, जो जितने हमारे इंडिया के अंदर एडल्ट्स थे, जो 18 साल से जो ज़्यादा लोग थे, उनको वोट का अधिकार उन्होंने नहीं दिया था, और ना ही सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी थी। बार इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट्स, they did not allow for all the adults to vote, ना तो सारे जो अडल्ट, they did not allow for all adults to vote, ना तो सभी अडल्ट को उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया था, और ना ही उन्होंने पहले तो परमिशन दे दी थी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर में भेज, जो इंडिया के लोगों को जाने की, लेकिन जब ज़्यादा डिमांड्स बढ़ गई तो उन्होंने सारे जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, जिनको हम एडल्ट कहते हैं, उनको वोट का अधिकार सभी को नहीं दिया था, और ना ही सारे लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने परमिशन दी थी। पहले दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने जब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने परमिशन नहीं दी सबको, ना तो वोट की परमिशन दी, ना पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में दी। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. मतलब जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब है अंग्रेजों का जो रूल था, जो जब अंग्रेजों की सरकार इंडिया में थी, उसके बारे में बात हो रही है। कॉलोनियल रूल का मतलब एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो लोग उस अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे स्ट्रगल के अंदर, उनके अंदर क्या था, उनके अंदर द एक्सपीरियंस ऑफ colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt। उनके मन में क्या डाउट रह गया था, इन द माइंड्स ऑफ द जो नेशनलिस्ट लोग स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उनके मन में कुछ डाउट रह गया था, दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। उनके मन में ये था कि अगर हमारा जो देश है, जब वो आज़ाद हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाएगा, उसके बाद क्या सभी लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मतलब उनको जब अंग्रेजों से उन्होंने स्ट्रगल की तो उनके मन में ये डाउट था, हमारे जो स्ट्रगल थे नेशनलिस्ट, जो जैसे गांधी जी, नेहरू जी थे, उनके मन में ये डाउट था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाएगा, तो उसके बाद इंडिया के लोग ज़्यादा हैं कि वो सारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री। वो क्या सोच रहे थे, जैसे भी हमारा देश आज़ाद होएगा, विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ, जैसे ही आज़ादी आ रही है हमारी तरफ, इंडिपेंडेंस आ रही है, तो हम किस देश के, फ्री कंट्री के सिटीजन बनने जा रहे हैं। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। अरे दिस डिड नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। करे इसका मतलब नहीं है कि अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लोग सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो जो देश की गवर्नमेंट बनेगी वो जो भी उसको अच्छा लगे वो करे। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। कह रहे जो इंडिपेंडेंस के बाद सरकार बनेगी, अगर उसमें सारे लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है सरकार, जो देश की सरकार बनेगी, जो वो चाहे वो कर सके।
मतलब कुछ ही जो भी इंडिपेंडेंट इंडिया की नई गवर्नमेंट बनेगी, वो अगर सारे लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू इंडिया की फ्री फ्री इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो कुछ भी डिसीजन ले लेगी। उसको क्या होगा, लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति सेंसिटिव बनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जो भी अगर चाहे लोग, देश के लोग सारे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ना ले सकें तो जो नई सरकार आएगी वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सके। उसको लोगों की नीड्स और डिमांड्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लोगों की ज़रूरतें और डिमांड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसी टाइम सोच रहे थे जब हमारा अभी इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तो हमारे जो नेता थे देश के, जो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने सोच लिया था कि जो देश की सरकार होगी, चाहे हमारे देश के सारे लोग डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ना ले पाए, लेकिन सरकार ऐसी बनेगी जो लोगों की नीड्स और डिमांड्स का ध्यान रखेगी। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India. Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise. मतलब कि इस चीज को कि सारे लोग पार्टिसिपेट, फॉर एग्जाम्पल दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। मतलब इस चीज़ से बचाने के लिए कि देश की सरकार कोई ऐसी सरकारें न बन जाए कि अब वो जो चाहे वैसा फैसला ले, इस चीज़ से बचाने के लिए हमारे देश के जो नेशनलिस्ट थे, गांधी जी, नेहरू जी, उन्होंने उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक प्रिंसिपल डाल दिया, वो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है वोट का अधिकार। ये भी क्या होता है, ये याद रखना है कि हमारे देश के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इंडिया देश की सरकार को मतलब कि वो बनाने से कि वो सरकार ऐसी सरकार बने कि वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स का ध्यान रखे और लोगों की पार्टिसिपेशन सब डिसीजन मेकिंग में सबकी हो सके। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में एक प्रिंसिपल डाल दिया जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो वोट के अधिकार को कहते हैं, राइट टू वोट, दैट ऑल एडल्ट ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। इसका मतलब था कि देश के सारे अडल्ट जो 18 साल से ज़्यादा एज के होंगे उनको राइट टू वोट। तो आज आप लोग इसको ही पढ़ोगे, इसमें आपने कब हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट बना था, फ्री हुआ था अंग्रेजों से, 15 अगस्त 1947 को, ये याद रखना। और हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब बनी थी और उन्होंने क्या डिमांड करी थी, ये भी याद करना है। और किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने हमें उनकी जो लेजिस्लेचर में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने की इजाज़त दे दी थी। कौन से एक्ट के 3 एक्ट हो गए जो 1 वर्ड में आ सकता है। और हमारे फ्री इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ऐसी ना हो जाए, मतलब इस जो फ्यूचर की जो हमारी गवर्नमेंट थी फ्री इंडिया की, उसको लोगों की नीड्स और डिमांड्स के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे फ्री इंडिया का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को ऐड कर दिया। इसका मतलब अडल्ट जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे उनको राइट टू वोट दे दिया। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए जो हमारी लेजिस्लेचर, और मैंने बताया भी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट का मीनिंग सेम होता है। और आगे का मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी। छोटी वीडियो होगी तो आप देख लोगे, नहीं तो बीच में ही छोड़ दोगे।